अल्मोड़ा के मरचूला में हुए बस हादसे पर परिवहन विभाग ने जांच पूरी कर दी है। ज्वाइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में हादसे की वजह गाड़ी का ओवरलोड होना इसे वजह बताया गया है। साथ ही जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां पर रोड पर गड्ढा भी था, जिसकी वजह से गाड़ी का टायर गड्ढे में गया और बस की कमानी टूट गई। कमानी टूटने से पलटकर गाड़ी खाई में गिर गई। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि सड़क पर क्रैश बैरियर भी नहीं था। ज्वाइंट कमिश्नर सनत कुमार ने ये रिपोर्ट दी है। अल्मोड़ा के मरचूला में हुए सड़क हादसे की वजह ओवरलोडिंग और स्पीड को बताया जा रहा है। वहीं ब्लैक स्पॉट और डेंजर जोन भी इसके पीछे की वजह बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उस पुलिस और प्रशासन पर भी है जो कि हमेशा हादसों के बाद तो रिपोर्ट बनाते हैं लेकिन उसे लागू कभी नहीं कर पाते। उत्तराखंड का सड़क हादसों के साथ पुराना नाता रहा है। हर दिन सड़क हादसों में औसतन 2 से 3 लोग प्रदेश में अपनी जान गंवाते हैं। आलम यह है कि बीते 3 सालों में उत्तराखंड में 3800 से ज्यादा सड़क हादसों में 2700 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीड ओवरलोडिंग बनी है। मरचूला हादसे की वजह भी ओवरलोडिंग ही बताई जा रही है, लेकिन कई चौकी और बैरियर से गुजरने के बाद भी बस को किसी ने भी नहीं रोका। लिहाजा बड़ा सवाल पुलिस या तंत्र पर भी खड़ा हो रहा है। अलग अलग घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारणों से ये घटनाएं होती हैं। जैसा अभी आपने बताया, ओवरलोडिंग कई बार एक कारण होता है। कई बार ये भी होता है कि बस जो है या जो भी वाहन है वो काफी पुराना है, तो उसके मतलब ब्रेक या बाकी और जो चीजें स्टीयरिंग वगैरह वो उतने अच्छी हालत में नहीं होते, उस वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। सर गाड़ी स्पीड में थी, गाड़ी को काबू नहीं कर पाया, वो आवाज आई गाड़ी में और उसके बाद सीधे गदेरे में निकल गई गाड़ी। राज्य में करीब 178 ब्लैक स्पॉट्स भी हैं, तो 600 से ज्यादा डेंजर जोन हैं, जो कि हर वक्त हादसे को न्योता दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी मामला सिर्फ रिपोर्ट से आगे बढ़ नहीं पाता। हर हादसे के बाद रिपोर्ट बनाई जाती है, लेकिन उस पर अमल शायद ही कभी होता है। पूरा तंत्र और पूरा विभाग इसमें जिम्मेदार है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तो इसके लिए सरकार को गंभीर होना चाहिए, विभाग को गंभीर होना चाहिए, उसको संवेदनशील होना चाहिए और सारी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। परिवहन विभाग और पुलिस की जिम्मेदारी सफर को सुरक्षित बनाना है और त्योहारों के मौसम में यही जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मरचूला हादसे ने पुलिस और परिवहन विभाग के दावों की पोल खोल दी है और इन्हीं 2 विभागों पर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून से सत्येंद्र बर्तेवाल और अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के मरचूला में हुए बस हादसे में अपने माता पिता को खोने वाली रामनगर की नाबालिग शिवानी की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। बस हादसे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद दुखी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुखद घटना में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। एक मुख्य सेवक और परिवार के सदस्य के रूप में मैं इस पीड़ा को समझता हूं। साथ ही सीएम धामी के ऑफिस की तरफ से एक्स पर लिखा गया है कि कुछ लोगों ने हेली सेवा का फायदा घायलों को नहीं पहुंचाने की अफवाह फैलाई थी, जो कि सरासर गलत है और हेली सेवा से घायलों को पूरी मदद दी गई है। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। अल्मोड़ा के मरचूला में हुए बस हादसे के बाद घायलों का इलाज प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों में जारी है। घायलों का रामनगर, हल्द्वानी, काशीपुर और ऋषिकेश के अस्पतालों में इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल हुए 9 यात्रियों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 3 घायलों की हालत गंभीर है। इन घायलों में से एक घायल को मंगलवार के दिन हेली एम्बुलेंस सर्विस के जरिए हल्द्वानी से एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, जहां पर इनका इलाज किया जाएगा। खराब मौसम के चलते 3 घायलों को ऋषिकेश एम्स नहीं भेजा जा सका था। हमारे सुशीला तिवारी में इलाजरत हैं।
उसी में चिकित्सकों की राय के अनुसार, और कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि उनके परिजन कुछ एम्स ऋषिकेश में ऑलरेडी भर्ती हैं, तो उसको देखते हुए कुछ और पेशेंट्स को यहाँ से रेफ़र किया गया है। उसी क्रम में अभी जो एम्स हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स ने शुरू की है वो यहाँ पर आई थी, एक पेशेंट को अभी ले गई है। अभी 2-3 पेशेंट और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ से ऋषिकेश एम्स भेजा जाए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर मरचूला बस हादसे के घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कल रामनगर के अस्पताल से 3 घायलों को एयरलिफ्ट करके एम्स लाया गया और आज एक और घायल को हल्द्वानी से एम्स लाया गया, जहां पर सभी घायलों का इलाज जारी है। आपको बता दें, सोमवार की सुबह बस मरचूला के पास गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें 36 यात्रियों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे, जिनका इलाज अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। 7 जो घायल हैं उनको मैं देखने गया। एक 2.5 साल की बिटिया जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अब आप कल्पना करिए क्या स्थिति होगी उस परिवार की। इस प्रकार का हादसा हुआ है, बहुत दुखद है और तमाम मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे स्थानीय लोगों ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है। अल्मोड़ा के मरचूला में हुए सड़क हादसे के चलते अब राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम सादगी के साथ मनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सड़क हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार मृतकों के परिवार वालों के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के मरचूला में सोमवार को बस खाई में गिर गई थी, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई है और को राज्य स्थापना दिवस है। बहुत हमारे लिए इतनी बड़ी घटना बहुत प्रदेश के लिए दुखद है। राज्य स्थापना के भी अनेक कार्यक्रम होने थे, सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि चूँकि कल कार्यक्रम हमारा है इस शोक के कारण से, और जो भी हमारे लोकार्पण और इस प्रकार के बड़े समारोह थे वो सभी सादगीपूर्ण तरीके से, क्योंकि शोक का विषय है। अल्मोड़ा में हुए बस हादसे ने एक बार फिर से प्राइवेट बस ऑपरेटरों की मन रोडवेज की मिस सवार। उत्तराखंड में लोगों को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक परिवहन निगम रोडवेज का गठन किया गया था, लेकिन उत्तराखंड रोडवेज बसों की कमी से जूझ रहा है और प्राइवेट बस ऑपरेटर उसकी जगह ले रहे हैं। हालात ये है कि पहाड़ों में जहां सबसे ज्यादा रोडवेज की बस सेवाओं की जरूरत है, वहां सबसे कम बसें संचालित हो रही हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ों में 198 रूटों पर रोडवेज की बसें संचालित हो रही हैं, जबकि यहां अभी भी 229 अन्य रूट्स पर बस सेवाओं की कई सालों से डिमांड हो रही है। उत्तराखंड परिवहन को पर्याप्त बसें नहीं दी जाएंगी सरकार की ओर से, तब तक इन दुर्घटनाओं को आप कम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो चालक हैं वो बड़े अच्छी ट्रेनिंग लेके, और विभाग के अंदर भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको गाड़ी का स्टीयरिंग थमाया जाता है। प्राइवेट की स्थिति अलग है और हमारी गाड़ियों का एक अपना मानक है। अब हालात की इंतहा समझिए। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे जिलों में ना तो रोडवेज का डिपो है और ना ही कोई बस अड्डा। रोडवेज के पास 1363 बसों का बेड़ा जरूर है, लेकिन पहाड़ के रूट पर इनमें से सिर्फ 361 बसें ही चल रही हैं। इसके लिए बड़ी आबादी जान जोखिम में डालकर प्राइवेट बसों में यात्रा करने को मजबूर है। लेकिन आज भी 4 जिले ऐसे हैं जहां परिवहन निगम के डिपो ही नहीं बन पाए हैं। जैसे हमारा उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी जिले, यहाँ पे आज तक हम बस स्टेशनों की स्थापना नहीं कर पाए। वहां की जनता को हम परिवहन निगम के माध्यम से जो सरकार की कल्याणकारी योजना है उनका लाभ भी नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे अगर परिवहन निगम के बस अड्डे बनते, नई बसें इनको मिलती, तो जरूर हमारी पहाड़ की जनता को भी इसका लाभ होता। अब इस पूरे हालात के पीछे रोडवेज का मिसमैनेजमेंट है। 2 साल से रोडवेज ने 130 बसों को खरीदने का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर 2024 में जाकर काम हो पाया। अभी भी इनमें से 40 बसें ही सड़कों पर उतर पाई हैं। पिछले 8 महीने से 175 और बसों को खरीदने का प्रस्ताव भी शासन में धूल फांक रहा है। लिहाजा बसों के इस भारी अभाव को प्राइवेट बस ऑपरेटर पूरा कर रहे हैं, जो कि मनमाना किराया तो वसूल ही रहे हैं,
साथ ही लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। अब पहाड़ के लिए एक अच्छी खबर, दिल्ली से पिथौरागढ़ हवाई सेवा की फाइनली शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार की एयरलाइन कंपनी एलायंस एयर 7 नवंबर से यानी कि 7 नवंबर से दिल्ली से पिथौरागढ़ की फ्लाइट शुरू होने जा रही है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली से पिथौरागढ़ का किराया सिर्फ 2500 रुपए रखा गया है। हफ्ते में 3 दिन एलायंस एयर की ये फ्लाइट दिल्ली से पिथौरागढ़ के बीच चलेगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दिल्ली पिथौरागढ़ के बीच उड़ान होगी। इसमें सुबह 9:20 पर दिल्ली से फ्लाइट जाएगी तो फ्लाइट सुबह 11:15 बजे पिथौरागढ़ से वापस दिल्ली लौटेगी। पूरा सफर सिर्फ 1.25 घंटे में पूरा होगा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट के बीच ये फ्लाइट चलेगी। इसके लिए अलायंस एयर की वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। रामनगर में बाघ ने महिला पर हमला कर दिया और बाघ के हमले में महिला की मौत हो गई। 6 महिलाएं जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी और इसी दौरान एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। उसे खींचकर झाड़ियों में ले जाया गया, जिसके बाद कॉर्बेट प्रशासन को सूचना दी गई। कॉर्बेट की टीम के साथ स्थानीय लोगों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। झाड़ियों से महिला के शव को बरामद किया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की घटना है। मृतक कौशल्या देवी ढिकोली की रहने वाली बताई गई। लोग थे, साथ में लकड़ी बनाई और इससे में थोड़ी झाड़ी में वो अपने सिर में रखने के लिए काटने गई होगी, उसे शेर ने पकड़ा ले गया शेर। अब ये बेचारे हल्ला करते हुए 6 लोग जो 5 लोग बचे, ये हल्ला करा इन्होंने, वो कहाँ पहुँचा दिया। अब इतने में ये घर आए। अब सब लोगों को इकट्ठा करो तो फिर हमें ढूंढने गए, हल्ला बुल्ला करके बहुत दूर फिर तो खींची ले गया उधर को। 4-5 महिलाएं जंगल में घास काटने गई और उनमें से एक में बाघ ने हमला किया और बाकी वहां से भाग निकले और इसमें उस महिला की मृत्यु हो गई है। अनुरोध करना चाहूंगा कि ये घटना जो हुई है जाड़े के समय बढ़ जाती है। एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट जो है तो बिना वजह आप फॉरेस्ट में ना चलो। हरिद्वार में साध्वी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले फर्जी साधु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अशोक कुमार ने महिला साध्वी के कनखल के आश्रम को हड़पने और ट्रस्ट का अध्यक्ष बनने के लिए पहले उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई, फिर संबंध बनाए। आरोपी ने महिला साध्वी की अश्लील वीडियो भी बना ली और फिर उस वीडियो के दम पर उसे डरा धमकाकर मनमानी की। लेकिन जब महिला साध्वी ने आरोपी अशोक कुमार से मिलना बंद कर दिया तो उसने पहले से बनाई हुई अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर कनखल थाना पुलिस ने आरोपी अशोक कुमार को गिरफ्तार किया। 10 साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत भी कर चुका है आरोपी। मामला ये है कि जो हमारा अभियुक्त है वो साध्वी से कांटेक्ट में आया 2021 में। एक आश्रम की एक भंडारण के आयोजन में ये लोग संपर्क में आए थे और उसके बाद उसने कुछ आपत्तिजनक वीडियोस बना दी थी और उन्हीं वीडियोस को दिखाकर वो साध्वी को डराता धमकाता था और शोषण करता था। कुमाऊं विश्वविद्यालय की 9 नवंबर से प्रस्तावित परीक्षा खटाई में पड़ने जा रही है। दीपावली के बाद खुले कॉलेजों में छात्र संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो परीक्षा भी नहीं होगी। वहीं छात्रों ने कहा है कि अभी तक किसी का कोर्स पूरा हुआ है, न ही कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। छात्रों ने कहा कि उन्होंने मांग की है कि पहले छात्र संघ चुनाव हो और उसके बाद ही कार्यक्रम तय। आपको बता दें, कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र नेता चुनावों को लेकर आंदोलन पर हैं और अब परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जो जहाँ चुनाव हमारे आगे होते तो उसके बाद हमारे पेपर होंगे, ये जहाँ तक बात हुई है। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो पेपर का विरोध रहेगा? पेपर का विरोध हमारा जरूर रहेगा क्योंकि बच्चों को टाइम पूरा मिलना चाहिए पढ़ने का। हम तो ये चाहें जब तक उनके भी आपको बताना चाहूँ कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 9 तारीख से जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल हमारा है वो स्टेट गवर्नमेंट से जो एकेडमिक कैलेंडर बना हुआ है उसमें 9 तारीख फिक्स्ड है, यानी कि 9 तारीख से प्रत्येक यूनिवर्सिटी को अपने एग्जाम करवाने। लेकिन बच्चों का यहाँ पे छात्र संघ आंदोलन की वजह से उनके कई ग्रीवांसेस हमारे पास आई हैं और इस संदर्भ में वाइस चांसलर साहब से भी डिस्कशन हुआ
तो मुझे ये आदेश हुआ कि मैं गवर्नमेंट को एक लेटर लिखूं, उसमें ये निवेदन करूं कि 9 तारीख की डेट जो है पोस्टपोन की जाए। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रामनगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। सार्वजनिक जगहों पर नशा कर रहे लोगों की धरपकड़ की गई। रुड़की में पीर बाबा कॉलोनी के पास टूटे पुल के निरीक्षण के लिए आज देहरादून से इंजीनियर राकेश शर्मा के नेतृत्व में टीम पहुंची। कोटद्वार में पुलिस ने गुंडा एक्ट में तड़ीपार किए गए अपराधियों को जिला बदर किया। हरिद्वार के लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। हरिद्वार के किरान कलियर में पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पर्चियां और कैश बरामद। नैनीताल में बलिया नाले निर्माण कार्य का भूवैज्ञानिकों की टीम ने मौके पर मुआयना किया। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में मीटिंग। अल्मोड़ा बीजेपी ऑफिस में कार्य समिति की बैठक हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत जिले भर के पदाधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बहादुराबाद में राशन डीलरों के संगठन फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन में उत्तराखंड के सभी जिलों के सैकड़ों राशन डीलर शामिल हुए। अल्मोड़ा के मल्ला महल में 5 दिवसीय गोलू महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ विधायक मनोज तिवारी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। इस बार सर्दियों का एहसास आपको देरी से हो सकता है और इसका कारण है पोस्ट मानसून काल में कम बारिश होना। अक्टूबर से दिसंबर का वक्त पोस्ट मानसून काल कहा जाता है। मानसून के दौरान मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम चौहान का कहना है कि अक्टूबर में इस बार 91% कम बारिश हुई है। अक्टूबर में आमतौर पर 31 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड होती है, लेकिन इस बार 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नवंबर में आमतौर पर सबसे कम बारिश होती है। फिलहाल इस हफ्ते भी बारिश के कोई आसार नहीं है, जिसके चलते अक्टूबर में भी इस बार तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तो नवंबर में भी सुबह शाम को छोड़ दिया जाए तो तापमान इसी तरह बने रहने के आसार हैं। आगे फिर दिख नहीं रहा है। तो आगे अगर मैं बात करूं कल के बाद, तो करीब वीक भर और 10 डेज जो है कुछ एक्टिविटी दिख नहीं रही। पिछले मंथ में भी देखेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट वो ड्राई गया है। करीब 3 mm के आसपास हमको रेन मिली है, जबकि नॉर्मल हमको 31 mm के आसपास अक्टूबर में रेनफॉल मिलनी चाहिए। तो एज ऑन डेट तक भी जो है, जो अगर देखें इस सीजन का जो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक का पीरियड है, जिसको कि पोस्ट मानसून सीजन हम बोलते हैं, तो इसमें अभी तक जो डेफिशिएंसी है वो -91% है रेनफॉल की। तो जब आपकी रेनफॉल कम मिलेगी तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो तापमान है वो ज्यादा रहने वाले हैं। जोशीमठ के लोगों को पानी की समस्या से बड़ी निजात मिलने जा रही है। 18 करोड़ की लागत से पेयजल योजना का निर्माण हो रहा है। डेली शेरा से जोशीमठ नगर तक जल निगम पेयजल योजना का निर्माण कर रही है। अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और 2025 में इस परियोजना का काम पूरा हो जाएगा। इससे जोशीमठ नगर की 25 से 30 हजार की आबादी के साथ अब भारतीय सेना और यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। वहीं जोशीमठ भूल हिंसाव वाले इलाकों में जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उस पर लोगों ने सवाल उठाए हैं और कहा है कई पाइपलाइन अभी से लीकेज हैं, जिसे जल्द ही ठीक किया जाना चाहिए। जोशीमठ में एनटीपीसी ने CSR के माध्यम से 18 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, जिसमें पेयजल निगम इस पेयजल योजना को बना रहा है। और मैं समझता हूँ इस योजना के पूर्ण होते ही जोशीमठ में और 4 धाम में आने वाले यात्रियों को एक अच्छी सुविधा प्रदान होगी और जो पेयजल की किल्लत वहाँ साल दर साल देखने को मिलती है, उससे लोगों को निजात मिलेगी। भी दिखा दिया कि भाई ये 3 इंच की लाइन जगह जगह पूरी जगह यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये लीकेज है। हम आज से नहीं, कम से कम 2016 से हम ये परेशान है इस पानी से। अब हमें जब ये लाइन खुदी तो तब हमें पता चला कि ये पानी की लाइन ये लीकेज हो चुकी है। इससे हमें पता चला कि हमारे मकान बैठने का जो कारण है यही पानी है।
गढ़वाल के ऐतिहासिक 52 गढ़ एक बार फिर चर्चाओं में हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग इनके जीर्णोद्धार का प्लान तैयार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भावी पीढ़ी के साथ ही देश दुनिया के लोग इन गढ़ों के इतिहास से रूबरू हो पाएंगे। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या 52 गढ़ों के अवशेष अब बचे हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक दौर में 52 अलग अलग क्षेत्र थे और हर क्षेत्र में एक शासक बैठता था जिसे राजा कहते थे। राजाओं के इन गढ़ों को आज 52 गढ़ी के रूप में जाना जाता है। इन गढ़ों किलों के अवशेष आज भी गढ़वाल के कई इलाकों में पाए जाते हैं, जिन पर अब जाकर पर्यटन विभाग की नजरें इनायत हुई हैं। विभाग टूरिस्टों को आकर्षित करने की दृष्टि से इनका जीर्णोद्धार कराना चाहता है। जिला पर्यटन अधिकारियों के माध्यम से इन दिनों इनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। हालांकि इतिहासकार पद्मश्री यशवंत सिंह कठोच कहते हैं कि 52 गढ़ों में से तो करीब 10 गढ़ों की पहचान ही नहीं हो सकी है। शेष गढ़ों की दशा बेहद दयनीय है। कुछ के तो अवशेष भी नहीं बचे हैं। समय के अनुसार लोगों ने इनकी कीमत नहीं समझी, इनका मूल्य नहीं समझा कि गढ़ों को भी हमें सुरक्षित रखना चाहिए, और इस लापरवाही के चलते ये गढ़ आज अब इतनी ध्वस्त अवस्था में है कि हम उनके जीर्णोद्धार के विषय में सोच नहीं सकते हैं। पिछले 3 दशक से टूरिज्म के क्षेत्र में काम कर रहे समाज विज्ञानी लोकेश ओहरी का कहना है कि ये अच्छी बात है कि उत्तराखंड टूरिज्म इन ऐतिहासिक धरोहर को संजोने की दिशा में प्रयास कर रहा है, लेकिन उनकी चिंता भी है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर कहीं इन अवशेषों का मूल स्वरूप न बिगाड़ दिया जाए। बहुत अच्छा ये न्यूज़ है कि उत्तराखंड पर्यटन जो गढ़वाल की गढ़ियां हैं सारी, उनका जीर्णोद्धार करने के प्रयास कर रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि इन स्थानों की जो हालत आज तक तो बहुत अच्छी नहीं रही। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से चांदपुर गढ़ी, देवलगढ़, गुजड़ू गढ़ी समेत कुछ गढ़ों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुरातात्विक महत्व की इन ऐतिहासिक धरोहरों का यदि जीर्णोद्धार किया जाता है तो ये पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र तो होंगे ही, इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी ये एक अनमोल धरोहर होगी, बशर्ते इनके मूल स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। पौड़ी से आलोक के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी की किताब अ हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म का विमोचन उन्होंने किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन शाश्वत है, सनातन पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है जिसने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। सनातन धर्म संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। केवल यही ऐसा धर्म है जो किसी एक ग्रंथ, किसी एक पैगंबर, किसी एक धार्मिक नेतृत्व पर आधारित नहीं है। यही कारण है कि सनातन धर्म कहा गया है, यानी एक ऐसा धर्म जो शाश्वत है। हमारे धर्म में ऐसे अनेक पहलू मौजूद हैं जो इसे अन्य धर्मों से, संप्रदायों से, मतों से, मजहबों से और विशिष्ट भी बनाते हैं और इसको अग्रणी भी बनाते हैं। हमारे पूर्वजों ने बिना किसी अत्याधुनिक साधन के, आप सबको पता है कि बिना किसी, उनके पास कोई ऐसे साधन नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ब्रह्मांड के सारे ग्रहों का सटीक ज्ञान प्राप्त किया। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे महान ग्रंथों की रचना की जो आज भी हमारी गहनता, व्यापकता और वैज्ञानिकता के कारण प्रासंगिक है।
आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने श्रीनगर पहुंचकर कुछ निजी स्कूलों का जायजा लिया। वहीं गीता खन्ना ने कहा कि एक प्राइवेट स्कूल में एक धर्म विशेष को अधिक महत्व दिया जा रहा है। स्कूल में भारत माता और भारत का मानचित्र तक नहीं है, सिर्फ एक धर्म पर फोकस किया जा रहा है, जबकि स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। इसके साथ ही स्कूल में एक दान पात्र रखा गया है, जो बिल्कुल गलत है। गीता खन्ना ने कहा कि स्कूल में लंच के दौरान बच्चों को बैठने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। मुझे कहीं पे भी राष्ट्र की बात नहीं दिखी, कहीं मुझे भारत माता नहीं दिखी, मुझे कहीं भारत का कोई मैप नहीं दिखा। मुझे जगह जगह पे एक पर्टिकुलर धर्म के अवतार चिन्हित दिखे और उनका कहना था कि वो माइनॉरिटी स्कूल है। माइनॉरिटी स्कूल को हमने कुछ सुविधाएं दी है, तो सभी पर पढ़ते सभी धर्म के बच्चे, तो हमें सभी धर्मों को सम्मान देना जरूरी है। हमने एक दान पात्र भी देखा, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल अनुचित है विद्यालय में सामने एक दान पात्र होना। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।